हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका सैम फाइनेंशियल क्लासेस में। आई होप आप सब अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाइयाँ अच्छी चल रही होंगी। फ्रेंड्स, आज जो हमारा टॉपिक होने वाला है अर्निंग पर शेयर, है ना, ये हमारा चल रहा है। अच्छा खासा टॉपिक है बेटा, ये बड़ा हमारे इस पे हम लेक्चर्स अच्छे खासे चले जाएंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट लेक्चर है सीएमए यूएसए पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। ईपीएस के दो टाइप्स होते हैं, एक तो बेसिक ईपीएस होता है, एक डाइल्यूटेड ईपीएस होता है। ठीक है, बेसिक ईपीएस हम पहले करेंगे, फिर हम डाइल्यूटेड ईपीएस करेंगे। इसका रीजन ये है, डाइल्यूटेड ईपीएस निकालने के लिए, है ना, पहले आपको बेसिक ईपीएस निकालना आना चाहिए। मैं आपको सिखाऊंगा, जब हम डाइल्यूटेड ईपीएस निकालेंगे तो मैं आपको बताऊंगा सबसे पहले हम वहां पे बेसिक ईपीएस निकालेंगे। ठीक है, बेसिक ईपीएस निकालने के बाद वहां पे एक स्टेप और होता है, वो देखेंगे कौन सा स्टेप है। एक्चुअली वो स्टेप वेप कुछ नहीं है बेटा, वो मैंने आपको पिछली क्लास में समझाया था कि डाइल्यूटेड ईपीएस और बेसिक ईपीएस में फर्क ये है, कैपिटल स्ट्रक्चर जब कंपनी का चेंज हो जाता है। जब कोई कंपनी सिंपल कैपिटल स्ट्रक्चर फॉलो करती है, मतलब उसमें कोई कन्वर्टेबल स्टॉक ऑप्शंस इसका कोई पंगा नहीं होता, तो बेटा उन केसेस के अंदर से बेसिक ईपीएस कैलकुलेट होती है। लेकिन जब ऐसी हरकतें हो जाती हैं, जैसे कोई कन्वर्टेबल वाला गेम आ जाता है, ऐसे कोई डिबेंचर होल्डर्स, ये ऐसे कोई प्रेफरेंस शेयर होल्डर, ये ऐसे स्टॉक ऑप्शंस वाले लोग हैं कंपनी में जो कभी भी इक्विटी में कन्वर्ट हो जाते हैं, है ना, क्योंकि कन्वर्टेबल वाले आपको पता है वो किस में कन्वर्ट होते हैं, इक्विटी में। तो ऐसे लोगों से क्या होती है बेटा, ईपीएस की कैलकुलेशन थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स हो जाती है। कॉम्प्लेक्स मतलब डिफिकल्ट नहीं, लेंदी हो जाती है, हल्की सी, एक स्टेप एक्स्ट्रा परफॉर्म करना पड़ता है। तो इसलिए उसको कॉम्प्लेक्स कैपिटल स्ट्रक्चर बोलते हैं, और वहां पे डाइल्यूटेड ईपीएस फिर हम निकालते हैं। ठीक है, तो वो मैं आपको बताऊंगा, वहां भी हम देखेंगे उस एक्स्ट्रा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर की वजह से एक एक्स्ट्रा स्टेप वो क्या है, बस वही हम वहां पे पढ़ेंगे। चलिए, आज जो हमारा टॉपिक है बेटा वो बेनिफिट्स है, जिसको आप मेरिट्स एडवांटेजेस बोल सकते हो ईपीएस की, और डिसएडवांटेज ऑफ ईपीएस भी हम पढ़ेंगे। सीएमए यूएसए ऐसे पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूं, ऐसे पॉइंट ऑफ व्यू से इसका जो अगर आप फ्रीक्वेंसी देखेंगे, क्योंकि पेपर में बहुत टेस्ट होता है, ये टॉपिक मैंने इसलिए आप लोगों के सामने रखा है क्योंकि इसमें से लिमिटेशंस और एडवांटेजेस भर भर के आती हैं। ऐसे क्वेश्चंस में बहुत आती हैं, वो आपको सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन दे देगा, एक ईपीएस निकालने को बोलेगा और लास्ट में क्वेश्चन बोल देगा कि इसके दो एडवांटेजेस और दो वो डिमेरिट्स भी बता दीजिए। तो इसलिए मैंने आप लोगों के सामने ये चीज रखा है। और एडवांटेज भी आपको एक अच्छी खासी टेक्निकल एडवांटेज रखनी पड़ेगी, ऐसी कोई बेटा कोई सिंपल सी जो ऑब्वियस है वो आपको नहीं लिख के आनी है वहां पे। ठीक है, इसलिए मैंने आप लोगों के सामने ऐसी एडवांटेजेस रखी हैं, इनमें से आप कोई भी लिखेंगे तो आपको नंबर मिल जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं बेटा पहले अपने बेनिफिट से, फिर हम अपने लिमिटेशंस को उतरेंगे। ठीक है, मैंने आपको समझाया बेटा लिमिटेशन हर चीज की होती है। आप तक हमने आपको जितनी भी सारी मार्केट, ये हमारी सेकंड लास्ट रेशियो है मार्केट रेशियो की। वैसे तो बेटा ये लास्ट रेशियो है हमारी, इसके बाद और कोई मार्केट रेशियो नहीं है। लेकिन इसके बाद एक छोटी सी रेशियो है बेटा, सस्टेनेबिलिटी ग्रोथ रेट रेशियो, एसजीआर करके, है ना। बहुत ही अंडररेटेड रेशियो है, हालांकि इंपॉर्टेंट है रियल लाइफ पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, और वो आपको बहुत चीजें सिखाएगी भी। ठीक है, उसका दूसरा नाम, उसको सस्टेनेबिलिटी इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो आपको अपने पे डिपेंड होना सिखाती है, कम दूसरे पे डिपेंड नहीं सिखाती। मतलब वो ये रेशियो ये बताती है कि बाहर से पैसा क्यों उठाना, कंपनी तुम्हें ग्रोथ करना है ना, तुम्हें कोई ब्रांच खोलनी है, तुम्हें इंटरनेशनल ऑपरेशन डालने हैं, तुम डोमेस्टिक हो, तुम्हें इंटरनेशनल जाना है, तो तुम्हें पैसों की जरूरत है। तो बाहर वालों से पैसा क्यों मांगना उधारी पे, क्योंकि बाहर से मांगोगे ब्याज देना पड़ेगा। क्यों ना तुम जो तुम्हारे पास घर का पैसा पड़ा उसे कोई यूज कर लो, लेकिन घर में होना भी तो चाहिए ना। तो वो यही बताता है घर में पैसा रखो ना, वो ये बताता है जैसे प्रॉफिट्स, उसको डिविडेंड मत बांटो ना, उसको रोक के रख लो कंपनी में। ठीक है, तो वो ये बताएगा, और कितना रेट है, कितना तुम कमा रहे हो, सारा वहां पे हम केस पढ़ेंगे, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, रिटर्न ऑन इक्विटी, सारा गेम हम पढ़ेंगे। उसके डेरिवेशन भी मैं आपको निकालना सिखाऊंगा। उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो लास्ट अटेम्प्ट पे देखेंगे तो बहुत कम टेस्ट होता है, लेकिन इस साल से तो वो हर अटेम्प्ट में पूछा जा रहा है, जनवरी से स्टार्ट होता है, मई में भी आया था और इसमें भी पूछा है। ठीक है, तो वो हमको इस बार करना पड़ेगा अच्छी तरह। खैर वो तो मैं आप लोगों को कराता ही। बेनिफिट्स अर्निंग, तो मैं ये बता रहा था बेटा लिमिटेशन हर चीज की होती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है हम उसको रियल लाइफ में करेंगे नहीं, वो तो करेंगे। लिमिटेशन है, लेकिन बेनिफिट्स इतने हैं कि लिमिटेशन फीके पड़ गए। लिमिटेशन है बेटा, लेकिन लिमिटेशन इतने, लेकिन बेनिफिट्स एक्चुअली इसके इतने हैं कि आपको लिमिटेशन इग्नोर कर दोगे, मतलब इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि बेनिफिट आपको ज्यादा मिल रहा है लिमिटेशन से। इसलिए इसलिए बेटा ईपीएस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। इसके लिमिटेशन है, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप इसको इग्नोर कर दोगे। लिमिटेशन है मतलब आप अब कोई पागल ही होगा बेटा जो लिमिटेशन करके भी उस चीज को यूज कर रहा है। लिमिटेशन है, लेकिन इसके बेनिफिट्स एक्चुअली इसके लिमिटेशन से ज्यादा हावी हो रहे हैं, भारी पड़ रहे हैं। तो EPS is a powerful metric for investor because it provides a clear, standardized way to measure a company's profitability on per share basis. Obviously, एक शेयर पे
कितना कमा रहा है, ये तो बताते हैं ईपीएस। अरे एक एक इन्वेस्टर ने कंपनी का एक शेयर खरीद लिया, अब वो एक शेयर अगर होल्ड कर रहा है, उस एक शेयर होल्ड करके कंपनी उसको कितना प्रॉफिट कमा के दे रही है एक शेयर पे। अब तू एक शेयर, एक इन्वेस्टर है, वो एक कंपनी का एक शेयर होल्ड करके चल रहा है, तो इतनी मेहनत कर रहा है, यानी मेहनत कर रहा है, उसने पैसा फंसा रखा है ना उस शेयर पे, तो कंपनी उस मेहनत पे, उस बेचारे ने अपना शेयर पे अपना पैसा फंसा रखा है उस कंपनी पे, तो उसके बदले क्या रिवॉर्ड दे रही है, क्या रिवॉर्ड देगी, अपना प्रॉफिट का हिस्सा देगी, अर्निंग्स। तो एक शेयर पे उसने कितना कमा लिया, यही बस वो रेशो बताती है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं बताती। बाकी इसके सेकेंडरी पर्पसेस हैं, सेकेंडरी बेनिफिट्स है, वो प्राइमरी इसका यही है बेटा, और इससे ज्यादा ये कुछ बताती नहीं। इट हेल्प्स इन्वेस्टर मेक इन्फॉर्म्ड डिसीजन बाय ऑफरिंग इनसाइट्स इनटू कंपनी फाइनेंशियल ग्रोथ, फाइनेंशियल हेल्थ, ग्रोथ पोटेंशियल एंड वैल्यूएशन। फिर उसके ऊपर इन्वेस्टर अपनी अपनी टिप्पणियां करेंगे बेटा, कमेंट्रियां देंगे, एडवाइसेस देंगे, ये वो सब चीजें चलती रहेंगी। की बेनिफिट्स ऑफ ईपीएस, ये कुछ की बेनिफिट्स हैं। अरे बेनिफिट्स बहुत है, मैंने शब्द यूज करा की, इंपॉर्टेंट बेनिफिट्स है। शब्द की इसलिए सुना बेटा, ये एक एक वर्ड का महत्व लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। मैंने कई शब्द इसलिए लिखा क्योंकि पेपर में बेटा आपके आते हैं मेरिट्स, लेकिन स्टूडेंट्स क्या है, वो बहुत ही ऑब्वियस बेनिफिट्स लिख के आ जाते हैं। दिक्कत मैं बता देता हूँ वो क्या है, बेनिफिट्स वो पूछता है, स्टूडेंट्स लिख के भी आ जाते हैं, लिखे तब भी उनको क्लियर नहीं होता, क्योंकि वो बेनिफिट्स बहुत ही ऑब्वियस लिख के आता है बेटा। इतने ऑब्वियस बेनिफिट्स एक्चुअली नहीं चलते, स्पेसिफिकली ईपीएस वाले टॉपिक में, ठीक है। तो आपको बेनिफिट्स कुछ ऐसे लिख के आने जो बेटा थोड़े से टेक्निकल हो, है ना, मतलब थोड़ा सेंस बनाते हो। अब ऐसा नहीं है कि वो बेनिफिट क्या है, वो ये बताता है, देखो जैसे ये लाइन लिख दी, प्रॉफिटेबिलिटी ऑन पर शेयर बेसिस, ऐसे नहीं लिखना बेटा आप लोगों को, ठीक है। अगर आपको ऐसा लिखना भी है तो इसको थोड़ा सा आपको अपनी टेक्निकल भाषा में लिखना है। अब इसलिए ही मैं आप लोगों को बताता हूँ स्टडी मटेरियल पढ़ने के लिए, ये टेक्निकल नॉलेज आपको स्टडी मटेरियल से मिलेगी। अब क्या है, आपने कंसेप्ट अच्छी तरह पढ़ लिया, सोचो मेरी लेक्चर देख लिए, आपको अच्छा कंसेप्ट समझ में आ गया, एमसीक्यूज भी सॉल्व वगैरह करके चले गए, ठीक है। और पेपर में आपके पास वो क्वेश्चन आ गया, आपने कहा ठीक है, आप अपने वर्ड में बना के ले आए। बेटा आप इतने तो वोकेबलरी आप लोगों की इतनी स्ट्रांग नहीं है कि आप उसको बहुत ज्यादा टेक्निकल नॉलेज पे बना के ले आओगे, ठीक है, ये तो है ही। आप क्या करोगे, आपने हिंदी में सुना, उसको इंग्लिश में अपने हिसाब से कन्वर्ट करके वहां लिख दोगे, लेकिन वो वोकेबलरी इतनी स्ट्रांग नहीं होगी, समझ रहे हो। तो इसका सहारा लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको स्टडी मटेरियल की हेल्प लेनी पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पे आपको स्टडी मटेरियल हेल्प करेगा, जैसे यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा, यहाँ पे जैसे मैंने लिखा हुआ है सेम चीज मैंने आपको बताया था अभी ऊपर, कंपेयर कंपनी प्रॉफिटेबिलिटी, है ना, क्या बताती है, इट्स मेजर, ये मेजर करती है कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी ऑन पर शेयर बेसिस। लेकिन अगर आप ऐसे लिख के आए होगे तो बेटा इसके कोई नंबर नहीं, है ना। इसको कैसे लिख के आना, पहला आपको एक मेन बेसिस लिख के आना, इसका मतलब इसका एक मेन हेडिंग, इंडिकेटर ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी, इसको बोल्ड करके आना है। अब आप ऐसे क्वेश्चन में जाते हो बेटा, है ना, तो वहां पे आपको बोल्ड का ऑप्शन देता है, थोड़ा दिमाग लगाओ बेटा, वो एग्जामिनर ने आपको बोल्ड का, इटैलिक्स का, अंडरलाइन का ऑप्शन क्यों दे रखा है, इतना टाइम वेस्ट आपको सजाने के लिए दे रखा है, नहीं, वो चाहता है ना आप उसको यूज करो। अरे बेटा आप चीजें समझते ही नहीं हो, आप सोचते हैं बस हम टाइप करके आ जाएंगे, लिख के आ जाएंगे, बोल्ड का ऑप्शन दे रखा है तो उसको बोल्ड करके आओ ना, वो चाहता है ये मेन चीज जो हेडिंग है इसको बोल्ड करके आनी। अब इसके आगे एक्सप्लेनेशन लिखनी, ईपीएस इज अ फंडामेंटल मेजर ऑफ हाउ मच प्रॉफिट अ कंपनी जनरेट्स और ईट्स आउटस्टैंडिंग शेयर। अब यहाँ पे शब्द सुनो बेटा, यहाँ पे एक लाइन है, यही तो बात है, आउटस्टैंडिंग शेयर, ये है वो टेक्निकल शब्द। आप पता क्या लिख के आओगे, आप ये लिख के आओगे, अ कंपनी टू मेजर अ कंपनी प्रॉफिटेबिलिटी ऑन पर शेयर बेसिस। अरे ये तो ऑब्वियस है बेटा, ये तो कंपनी, ये आप सीधा फिर इतना भी क्यों लिख के आ गए, फिर सीधा ऐसे ही लिख के आ जाते बेटा, वो सीधा फॉर्मूला लिख के आ जाता, ये लो, है यही लिख के आ जाते बेटा, इतना और ऑब्वियस कर देते। बेटा ये चीज नहीं चलेगी ना, आपने तो बहुत सिंपल लिख दिया कि हाँ ये एक शेयर पे कितने अर्निंग कमाए, ये तो उसको भी पता है। इसको थोड़ा टेक्निकल वे में लिखना है, मतलब मैनेजमेंट वे में लिखना है, क्योंकि ये प्रोफेशनल कोर्स है ना, आपको थोड़ी सी लैंग्वेज प्रोफेशनली लिखनी पड़ेगी, तभी मैं बता रहा हूँ। अब जैसे ये शब्द है आउटस्टैंडिंग शेयर, ये लिख के आना, समझ रहे हो। मैं आप लोगों को बता रहा हूं क्योंकि यही एग्जामिनर ढूंढता है शब्द, और यही एक्चुअली टेक्निकल नॉलेज है। A higher EPS generally indicates more profitable business which is attractive to investor. A consistently rising EPS over time suggests that the company is growing and becoming more financially robust. ऐसे लैंग्वेज लिखनी है बेटा, ठीक है। अब जैसे ये वर्ड है रोबोस्ट, ठीक है, रोबस्ट है, फाइनेंशियली है, अब ये कंसिस्टेंटली राइजिंग ईपीएस है, ऐसे कुछ वर्ड्स लिखने हैं आपको, ठीक है। अब देखिए जैसे कंसिस्टेंटली है, अब ये शब्द लिख दिया, ये भी बहुत बढ़िया शब्द है। तो ऐसे आपको वर्ड लिखने हैं, हालांकि आपको ये लग रहे होंगे सिंपल वर्ड है, इसको आप इग्नोर कर देते हैं ना, क्योंकि इग्नोर कर देते हैं, लेकिन ये लिखना जरूरी है। तो इस वे में लिखना है आपको, सेंस ये भी वही दे रहा है एक लाइन की जगह, लेकिन देखो मैंने 3 लाइन लिख दी और वही साइंस दे रहा है, लेकिन वही है ना, थोड़ा सा बड़ा बनाया और एक टेक्निकल वर्ड लिख दिया। इसलिए बता रहा हूं स्टडी मटेरियल पढ़ने का महत्व यही है, आपको ये चीजें पता चल जाएगी, ठीक है। ईपीएस इज अ फंडामेंटल मेजर ऑफ हाउ मच प्रॉफिट अ कंपनी जनरेट फॉर ईच आउटस्टैंडिंग शेयर। आउटस्टैंडिंग मैंने बताया आपको
आउटस्टैंडिंग शेयर का मतलब मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। आउटस्टैंडिंग मतलब कितने अभी रह गए हैं। आउटस्टैंडिंग शेयर मतलब कंपनी के कितने मार्केट में जो भी शेयर घूम रहे हैं। सोचो 10,000 शेयर है, इसका मतलब कंपनी ने मार्केट में 10,000 शेयर निकाले, 10,000 शेयर बेचे होंगे। तो 10,000 शेयर मार्केट में बेचे तो उसके बदले उससे पैसा उठाया होगा ना शेयर होल्डर से। तो बेटा वो पैसा इट्स अ लायबिलिटी कंपनी का, कंपनी की लायबिलिटी है, इसलिए आउटस्टैंडिंग है। अरे कंपनी ने वो शेयर बेच के पैसा उठाया, लेकिन कभी ना कभी तो वो पैसा कंपनी को दोबारा देना पड़ेगा ना। बाई चांस कंपनी लिक्विडेट हो गई, अरे उसमें प्रॉफिट भी तो डिविडेंड भी तो कमा के दे रहा है ना, इसलिए वो आउटस्टैंडिंग है, आउटस्टैंडिंग है वो शब्द। ठीक है, तो यहाँ पे वो वर्ड लिखा हुआ है, ये आपको लिख के आना। और राइजिंग ईपीएस जनरली इंडिकेट्स अ मोर प्रॉफिटेबल बिजनेस। ऑब्वियसली अगर किसी कंपनी का ईपीएस बढ़ता रहेगा, मतलब आज एक शेयर पे अगर आप एक कंपनी का, है ना, आज अगर एक शेयर का आपने कंपनी का किसी का एक शेयर होल्ड करके रखा और उस पर कंपनी आपको $10 कमा के देते हैं, है ना, और अगले साल वही उसी शेयर पे आपको कंपनी $20 कमा के दे रही है, फिर उसके अगले साल $30 कमा के दे रही है, तो आप देख रहे हो आप एक शेयर तो एक ही है, लेकिन उसमें अर्निंग पे अर्निंग पे अर्निंग पे बढ़ी जा रही है। तो आप मुझे बात बताओ, उस कंपनी से आप एग्जिट लोगे या होल्ड करके चलोगे? बट ऑब्वियस आप होल्ड करके चलोगे, क्योंकि आपको पता है यार ये तो कंपनी बहुत ज्यादा अच्छा कमा के दे रही है हमको, और ये तो अर्निंग है। मार्केट प्राइस का हिसाब वो तो अलग है। ठीक है, कि बेटा मार्केट प्राइस तो आपको और ज्यादा कमा के देगा ना। आप मुझे बात बताओ, जिस कंपनी का ईपीएस बढ़े जा रहा है, तो लोग पागल नहीं हो जाएंगे उस कंपनी का शेयर खरीदने के लिए? भैया नेक्स्ट लेवल कंपनी है, ईपीएस इतना एक शेयर पे इतना कमा के दे रही है, मतलब ज्यादा डिविडेंड पे डिविडेंड मिलेगा हमको। अच्छा आपको एक बात बता दो तो बेटा, ये एक मिथ है कि जितना ज्यादा ईपीएस है उतना ही आपको डिविडेंड मिल जाएगा। ये मैं आपको वैसे ऑलरेडी बता चुका हूँ बेटा, अब लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूँ, जब मैंने आपको अर्निंग यील्ड वाला सारा कंसेप्ट बढ़ाया था। आपका ईपीएस $40 है, इसका मतलब यही नहीं है कि आपके खाते में भी $40 है। बात बड़े ध्यान से सुनना मेरी, उसी इसलिए बोला है मेरे लेक्चर्स को मुझे सीक्वेंशियल वाइज देखना है, सीक्वेंशियल, क्योंकि आप अगर सीधा ही यहाँ पे प्रकट हो जाओगे तो आपको समझ नहीं आएगा। मैंने आप लोगों को ऑलरेडी पास्ट लेक्चर्स में अपने समझाया था कि ईपीएस आपका सोचो $40 है, मतलब एक एक शेयर अगर आप होल्ड करके चलते हो किसी कंपनी का, तो वो कंपनी आपको $40 कमा के देती है। अब कमाने का मतलब ये नहीं है रियल लाइफ वाला कमाना नहीं बेटा, अकाउंट्स में कमाने के दो मतलब है बेटा। रियल लाइफ में तो कमाने का ये मतलब है कि आपके खाते में आ गए। रियल लाइफ में कमाने का एक्चुअली मतलब ये है कि जरूरी नहीं है बेटा आपने कमा तो लिया, लेकिन जरूरी नहीं आपके खाते में भी आ गए। समझ रहे बेटा मेरी बात? तो वो मैं आपको समझाऊंगा खैर आगे, अभी जब हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे। बाकी अभी बता देता हूं, ईपीएस आपके $40 है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि बेटा उस इन्वेस्टर के बैंक अकाउंट में भी $40 आ गए। कंपनी ने एक्चुअली उसके खाते में $40 दे दिए, जरूरी नहीं है। उसके पोर्टल में, जो उसका शेयर होल्डर पोर्टल है कंपनी के साथ, उसके पोर्टल पे दिख रहा होगा कि हाँ एक शेयर पे $40 कमा लिए, लेकिन जरूरी नहीं है कि उसके बैंक अकाउंट के अंदर भी $40 क्रेडिटेड है बेटा। हो सकता है उसने $40 कमा लिए, लेकिन बैंक अकाउंट में कंपनी ने $0 दिए उसमें, ऐसा हो सकता है। कंपनी ने उसमें से हो सकता है 40 में से सिर्फ $10 दिए। वो जो $10 दिए बेटा उसको डिविडेंड बोलते हैं। एक्चुअली डिविडेंड होता है एक्चुअली रिसीव्ड, जो कंपनी जो शेयर होल्डर के या इन्वेस्टर के बैंक में पैसा आया उसे बोलते हैं डिविडेंड। लेकिन जो नहीं आया बेटा वो ईपीएस होता है। ठीक है, तो फिर भी बेटा अगर किसी कंपनी का ईपीएस बहुत अच्छा है, आपको मिले ना मिले, फिर भी इन्वेस्टर बहुत खुश होता है। अरे कोई नहीं मिला तो, अरे कंपनी होल्ड करके चल रही होगी, नहीं बांट रही डिविडेंड, क्या हो गया, कंपनी होल्ड करके चल रही है, अच्छा ही है होल्ड करके चल रही है। अब होल्ड करके चलेगी मतलब कंपनी पैसा इकट्ठा करके चल रही है, तो अगर कंपनी को आगे जाके पैसों की जरूरत होगी तो वो बाहर वालों से हाथ नहीं फैलाएगी। अरे इन्वेस्टर खुश होता है कि कंपनी डेट ना मांगे, क्योंकि डेट लेगी तो उस पर ब्याज देना पड़ेगा, अब ब्याज देना पड़ेगा तो फिर प्रॉफिट कम होगा, प्रॉफिट कम होगा तो फिर इन्वेस्टर्स को कम मिलेगा ना, क्योंकि इनको तो प्रॉफिट में से मिलता है शेयर, तो प्रॉफिट ही कम हो जाएगा तो इनका शेयर भी कम हो जाएगा। अच्छा कंपनी होल्ड करके चल रही है, तो वो बचा हुआ पैसा जो होल्ड करके चल रही है, जमा करा हुआ पैसा, उसको यूज करेगी कंपनी। अच्छा ही है। ठीक है, तो ये खैर हम सस्टेनेबिलिटी ग्रोथ रेट में पढ़ेंगे। तो आप लोगों को बेटा ऐसे वो नहीं होना है ना, निराश की कंपनी डिविडेंड नहीं दे रही, ये इमेच्योर हो जाती है हरकतें, क्योंकि क्या है ना, ये जिसके पास फाइनेंशियल नॉलेज नहीं है वो ऐसी चीजें सोचता है कि कंपनी डिविडेंड नहीं दे रही है तो कंपनी बेकार है, हमारा घर का खर्चा। बेटा अगर घर का खर्चा ले जाना है फिर आपको प्रेफरेंस शेयर होल्डर बन जाना चाहिए था। कॉमन स्टॉक, अगर आप इस धारणा से, इस नोशन से आ रहे हो कि कंपनी हमको डिविडेंड देगी, आपका बहुत ज्यादा आप गाड़ियां ले लोगे बेटा, फरारी ले लोगे, तो बेटा इन पर्पज से आप कॉमन इक्विटी में नहीं जा सकते। हाँ ये चीजें हो जाएंगी, लेकिन गारंटी नहीं है। समझ रहे हो बेटा? गारंटी नहीं है, और वो डिपेंड करता है आपका साइज कितना है, आपका पोर्टफोलियो कितना, आपने होल्डिंग कितनी लगा रखी है कंपनी में। 10-12 शेयर होल्ड करके आप बेटा सोच रहे हो कि हम ऐसा कर लेंगे वैसा कर लेंगे, तो ऐसा नहीं होगा। ठीक है, और फिक्स अगर इनकम चाहिए तो फिर आप डेट पे जाओ या प्रेफरेंस शेयर होल्डर पे जाओ। ठीक है, तो
कंसिस्टेंटली। और ये तो हाई ईपीएस, तो बेटा हाई ईपीएस जब होती है तो उसका एमपीएस भी बढ़ेगा, क्योंकि लोग पागल हो जाएंगे ऐसे शेयर खरीदने के लिए, यार बहुत अच्छा अर्निंग दे रहा है ये तो हमें भी दो। लेकिन वही बात है ना बेटा, डिमांड बहुत हो जाएगी ऐसे तो, भीड़ इतनी आ जाएगी, लेकिन कंपनी के शेयर तो, टेक्निकल नॉलेज आउटस्टैंडिंग शेयर तो लिमिटेड है ना, 10,000 शेयर निकाल रखे हैं मार्केट में, लेकिन डिमांड आ गई 12,000 शेयर खरीदने की, तो भाई साहब क्या करे कंपनी, तो बेटा उस शेयर के मार्केट में प्राइस बढ़नी चाहिए। इकोनॉमिक्स का लॉ ऑफ डिमांड है ये तो। जब बहुत ज्यादा होती है लेकिन सप्लाई कम होती है, तो क्या होता है बेटा, प्राइसेस शूट अप हो जाते हैं, बट ऑब्वियसली मार्केट प्राइस भी ऊपर चली जाएगी। तो खैर दोनों तरफ से बढ़िया है, ईपीएस भी राइज हो गई और वेल्थ मैक्सिमाइज भी हो गई, बहुत बढ़िया। A consistently high rising EPS over the time suggests that the company is growing and becoming more financial robust. Robust, ठीक है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, वो मैंने आपको बता दिया कैसे। सेकंड, facilitates facilitates company comparison. EPS allow for an apples to apple comparison of profitability between different, ये apples to apple बेटा ये एक्रोनिम, मतलब इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये होता है कि आप एप्पल को बेटा एप्पल से कंपेयर करोगे, एप्पल को बेटा मैंगो से कंपेयर नहीं करोगे, समझ रहे बेटा। तो ये तो फैसिलिटेट्स कंपनी कंपैरिजन, बट ऑब्वियसली इंडस्ट्री, अब आपने कंपनी है, सोचो एक फार्मा बिजनेस है, उसका एक ईपीएस निकाल लिया, तो वो फार्मा, तो ये तो फार्मा इंडस्ट्री है, लेकिन फार्मा इंडस्ट्री के अंदर भी एक कंपनी होगी, उसने अपना ईपीएस निकाल लिया। अब बेटा वो अपना ईपीएस तो ठीक है निकाल लिया, लेकिन वो क्या करेगी, एक तो अपना ईपीएस एक पड़ोसी वाली कंपनी से कंपेयर करेगी, लेकिन पड़ोसी वाला कंपनी फार्मा इंडस्ट्री होनी चाहिए, फार्मा कंपनी होनी चाहिए। अरे बेटा ऐसा थोड़ी ना, आपने एक रबड़ इंडस्ट्री से या किसी टायर इंडस्ट्री, किसी टायर फैक्ट्री से या किसी मैन्युफैक्चरिंग उस फैक्ट्री से आपने कंपेयर कर लिया अपने आप को, ऐसा थोड़ी ना होता है। आप अपने आप को ही तो कंपेयर करोगे, क्यों, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट इंडस्ट्री के डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूएशन पॉलिसीज होती है, वो अलग अलग अकाउंटिंग पॉलिसीज होती है। अब बेटा हम सीए में यूएस से पढ़ रहे हैं, हम आईएफआरएस नहीं पढ़ रहे हैं कि यहाँ पे हम थोड़ा सा फ्री हो जाए, नहीं, हम यूएस गैप पढ़ रहे हैं, थोड़ा सा रूल बेस्ड है यूएस गैप, ठीक है, स्ट्रिक्ट है यूएस में, ठीक है। तो यहां पे बेटा हर यूएस गैप ने क्या रखा हुआ है, हर इंडस्ट्री के लिए अलग अलग रूल्स दे रखे हैं, अलग अलग अकाउंटिंग पॉलिसीज, चीजों के लिए अलग अलग मेजर पॉलिसीज दे रखी है। तो फार्मा इंडस्ट्री के लिए उसने अलग अलग रूल्स दे रखे हैं कि क्या तुम्हें फॉलो करना है, तुम्हारे लिए क्या अकाउंटिंग पॉलिसी होगी, तुम्हें कैसे रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करना है, कैसे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करनी है, डिप्रिसिएशन का क्या तुम्हारा मेथड है, ऐसी डिफरेंट पर्टिकुलर इंडस्ट्री। दूसरा है तो बेटा तो जब ऑब्वियसली जब अकाउंटिंग मेथड डिफरेंट है, तो क्या प्रॉफिट्स में डिफरेंट नहीं आएंगे, बट ऑब्वियसली प्रॉफिट्स में डिफरेंट आ जाएंगे। तो प्रॉफिट में डिफरेंट आएंगे, क्या दोनों की ईपीएस डिफरेंट नहीं आएंगे, डिफरेंट आ जाएंगे, बट ऑब्वियसली तो आप दोनों के कंपेयर नहीं कर सकते, यही तो एक लिमिटेशन है ईपीएस की। खैर वो हम बाद में पढ़ेंगे। तो even those of varying sizes a company with a large set of income might not be as efficient as a small company with higher EPS। यहां पे फिर से पढ़ते हैं इस चीज को, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, a company with a large net income might not be as efficient as a small company with a higher EPS। इसका मतलब मैं आपको समझाऊंगा छोटा सा न्यूमेरिकल से। by standardizing profit on a per share basis, EPS helps investor identify which companies are more effective at turning अर्निंग्स इनटू वैल्यू फॉर शेयर होल्डर। अब देखिए अगर आपको समझ नहीं आया तो मैं आप लोगों को बताता हूं क्या है। दो चीजें होती है बेटा, मेजर, बेटा मेजर बताओ दुनिया के अंदर, ये एक जनरल टर्म है, मेजर मतलब किसी चीज को अगर आप मेजर करते हो ना, मेजर, तो मेजर करने के बेटा दो तरीके होते हैं, मतलब मेजर बोल सकते हो बेटा, कंपेयर बोल सकते हो, कुछ भी बोलो। दुनिया में आप जब भी कंपेयर करते हो तो दो चीजों से कंपेयर करते हो बेटा, दो तरीके एक्चुअली कंपेयर करने के। एक तो बता बेटा एब्सोल्यूट कंपेरिजन या एब्सोल्यूट मेजर, एक होता है रिलेटिव कंपैरिजन या रिलेटिव मेजर। ये दो होते हैं बेटा, ये आपके पढ़ाई के लिए रेलेवेंट और रियल लाइफ में भी लगता है, ठीक है। जैसे आपने बेटा कभी टमाटर को या कोई भी आप सब्जी खरीदने जाते हो, कोई भी सब्जी वगैरह खरीदने जाते हो, तो आप सोचो 1 किलो आलू खरीदते हो, तो आपको कैसे पता बेटा वो जो आपने आलू लिया वो 1 किलो है। आप आलू तो आप डाल देते हो कि 10-12 आलू डाल दिए भाई साहब, चलो वेट मशीन के अंदर, ठीक है, लेकिन आप कैसे बताते हो वो जो आलू बेचता है, वो जो वेजिटेबल सेलर है जो भी है, वो कैसे बता देता है, आप लोगों को कैसे कंफर्म हो जाता है, और आप उसका पेमेंट भी देने का रेडी हो कि हमें 1 किलो का पैसा दूंगा, कैसे कंफर्म होता है वो 1 किलो है, पता है वो कैसे कंफर्म होता है, सोचो ये बेटा आलू है, ठीक है, आपने इसको यहां पे मेजर करा, बेटा यहां पे बताओ एक रिलेटिव वेट आप रखते हो 1 किलो का, वो जो होता है ना वहां पे, उसको क्या बोलते हैं, वेट, एक मशीन वेट स्केल होता है, उसमें आप 1 किलो का वो जो होता है ना भट्टा टाइप, वो आप रखते हो। जब वो एक किलो का मेजर है, वो पूरा 1 किलो है, वो ये होता है बेटा इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, वो स्टैंडर्ड यूनिट्स होते हैं बेटा जो बता रखे हैं दुनिया में, वो स्केल्स वगैरह उन्होंने कर रखे हैं, उन्होंने ये सब चीजें सेट कर रखी है, उन्होंने बताया कि इतना पर्टिकुलर जो वेट है इसको हम 1 किलो बोलेंगे, इतनी जो पर्टिकुलर लेंथ है इसको हम 1 सेंटीमीटर बोलेंगे,
ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड यूनिट्स है बेटा, उन्होंने ये सारी चीजें दुनिया में बना रखी है, वहां पे जाके देख सकते हैं, हर चीज का उन्होंने स्टैंडर्ड बना रखा है बेटा पूरी दुनिया में। उन्होंने बता रखा है इतना इतनी फोर्स लगेगी तो इतने न्यूटन का इतना मानेंगे, पर्टिकुलर फोर्स लगेगी तो उसको इतना न्यूटन मांगेंगे, है ना, इतनी स्पीड चलेगी तो पर्टिकुलर इसको इतनी स्पीड बोलेंगे, इतना पर्टिकुलर वेट है तो हम इसको 1 किलो बोलेंगे, इतना पर्टिकुलर लेंथ है तो उसको हम 1 इंच बोलेंगे। उन्होंने सारा सिस्टम बना रखा है, तो अब वो एक हमने एक स्टैंडर्ड मान लिया, इसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड, इसको एक स्टैंडर्ड बना लिया। अब वो एक स्टैंडर्ड वेट है, अब उस स्टैंडर्ड वेट से हम एक कंपैरिजन करेंगे रिलेटिव, इन रिलेशन, बेटा एक्चुअली रिलेटिव वर्ड आया, इन रिलेशन टू, ये जो आलू है 5-6 आलू, ये हम बोल देंगे 1 किलो है, कैसे, इन रिलेशन टू दिस वेट, हमने इस वेट को एक स्टैंडर्ड माना है बेटा, ये स्टैंडर्ड वेट है, हमने मान लिया ये 1 किलो है। अरे हमको भी कैसे पता बेटा, आपको भी कैसे पता वो जो वेट है वो 1 किलो ही है, ऐसा किसी ने ये ऊपर से टपका है क्या कोई 1 किलो वेट है, नेचर ने पैदा करा ये 1 किलो वेट नहीं, इंसान नहीं बना, और उस पहले इंसान को कैसे पता ये 1 किलो ही है, मान लिया ना, अरे मान के चल रहे हैं स्टैंडर्ड। बेटा ऐसा तो घड़ी भी देख लो आप, 24, आपको कैसे पता दुनिया में से 24 घंटे ही होते हैं, कैसे पता, मान लिया ना कि भाई एक दिन 24 घंटे का मानेंगे ताकि हमारा दुनिया चलती रहे, हमें चीजें पता चलती रहे, हम एक स्टैंडर्ड बना लिया, हम कुछ भी अब काम करेंगे वो स्टैंडर्ड से, घड़ी से कंपेयर करेंगे, अच्छा हमने 3 घंटे काम कर लिया, हमने 4 घंटे कर लिया, अच्छा आज हमने 1 दिन कर लिया, आज हमारे 3 दिन निकल गए, ताकि इजी हो जाए, हमारे दुनिया के डे टू डे टास्क इजी हो जाए। वरना किसी को नहीं पता भाई, किसको पता 24 घंटे है दुनिया में, कैसी, पहले के लोगों को तो कोई हिसाब नहीं पता था बेटा ये 24 घंटे, और उनका अपना सिस्टम था घड़ी हुआ, वो अलग बात है। तो यहां पे मैं आप लोगों को बता रहा हूं, दुनिया में स्टैंडर्ड मान लिया गया, हर एक चीज स्टैंडर्ड है, किसी को नहीं पता बेटा परफेक्ट के, आपको कैसे पता ये इतना ही 1 सेंटीमीटर होगा, मैं तो 1 इंच इसको बोलूंगा 1 सेंटीमीटर, किसने बोला, वर्ल्ड का ही तो गेम है, इसको इंच कर दो उसको सेंटीमीटर कर दो, क्या गेम पता है, माना है ना, एक स्टैंडर्ड मान लिया, बस एक स्टैंडर्ड, अब हम मान के चलेंगे यार, मान लो हमको नहीं पता, हमने मान लिया, एक कन्वेंशन है, मान लिया, अब इसको स्टैंडर्ड मान लिया, पक्का है, अब इसी से दुनिया में चीजों को कंपेयर करेंगे, और आज देखो बेटा दुनिया में चीजें चल रही है, कर रहे हैं ना, एक स्टैंडर्ड मान के चल रहे हैं ना, और चल रही है दुनिया बेटा। आप सब्जियां खरीद रहे हो ना, उस सब्जी वाले को भी नहीं पता होगा, आप उसको क्या, आपको भी नहीं पता होगा कि वो 1 किलो का ही बिकता है, आपको क्या पता, लेकिन माना है ना वो आईएसआई, वो जो इंटरनेशनल कौन है वो, उसको क्या बोलते हैं, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड यूनिट, आईसीयू, उसने बोला है ना कि हाँ इसको हम 1 किलो मानेंगे, तो बेटा जब मान लिया वो स्टैंडर्ड बन गया, अब इससे दुनिया, अब इस वेट से हम दुनिया की सारी चीजें कंपेयर करेंगे, 1-1 किलो की, जितनी भी कोई भी चीज 1 किलो हो जाएगी, अगर वो उससे बैलेंस हो जाएगा, इससे मैच कर जाएगा इन रिलेशन टू द स्टैंडर्ड विच इज 1 किलो, तो हम बोल लेंगे हाँ बेटा ये भी 1 किलो है, हम बोल देंगे बेटा ये 1 किलो, बोल देंगे बेटा, हम ये चीज बोल देंगे कि ये 1 किलो है, ये रहा, तब जाके बोलते हो, वरना आपको भी नहीं पता आलू 1 किलो है, इससे कंपेयर करते हैं, समझ रहे बेटा, इससे कहते हैं रिलेटिव मेजर। एक चीज होती है, अब जैसे एक चीज होती है रिलेटिव मेजर, और एक चीज होती है बेटा एब्सोल्यूट मेजर। अब एब्सोल्यूट मेजर क्या होता है बेटा, एब्सोल्यूट मेजर मतलब इसमें कोई मेजर, इसमें कोई आप किसी को अपना स्टैंडर्ड नहीं मानते। एब्सोल्यूट मेजर में क्या होता है, वो एब्सोल्यूट मतलब आप उसको सीधा सीधा सीधे किसी चीज से कंपेयर कर देते हो, मतलब इसका भी पर्टिकुलर, इसका भी अपना एक वेट होगा, इसका भी अपना एक वेट होगा, मतलब आप यहाँ पे इसको किसी स्टैंडर्ड से कंपेयर नहीं करते, स्टैंडर्ड को मतलब एब्सोल्यूट में क्या होता है, किसी को स्टैंडर्ड रख के उस चीज को कंपेयर नहीं करते, जैसे ये एक सब्जेक्ट है, ये एक सब्जेक्ट है, आप इस सब्जेक्ट को किसी स्टैंडर्ड से कंपेयर नहीं करते एब्सोल्यूट मेजर में। रिलेटिव मेजर में ये एक सब्जेक्ट है, आप इसको पर्टिकुलर किसी स्टैंडर्ड से कंपेयर करते हो, तब जाकर उसे रिलेटिव मेजर बोलते हैं। लेकिन एब्सोल्यूट मेजर में या एब्सोल्यूट कंपैरिजन में बेटा, आप वो जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट है, आप उसको किसी पर्टिकुलर स्टैंडर्ड से कंपेयर नहीं करते, उस सब्जेक्ट का पर्टिकुलर अपना एक वेट होता है। जैसे आपने 2 किलो के भट्टे को 1 किलो के भट्टे से कंपेयर कर दिया, अब ये भी तो एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड है, आपने इसको कंपेयर कर दिया, तो आप ये बोलोगे 2 किलो इज मोर देन 1 किलो, ये एक एब्सोल्यूट मेजर है। तो मैंने आपको बहुत ज्यादा इजी वे में समझा दिया, ये बहुत ज्यादा इजी वे में मैंने आप लोगों को ये समझा दिया है, ठीक है, समझे बेटा मेरी बात, ये होता है एब्सोल्यूट मेजर और रिलेटिव मेजर में फर्क। अब ये तो मैंने आपको रियल लाइफ पॉइंट ऑफ व्यू से बताया ताकि थोड़ा सा आपको इजी समझ में आ जाए। अब अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से उसको ले आते हैं कि यहाँ पे अकाउंटिंग फाइनेंस की दुनिया में कैसे काम करता है। बेटा फाइनेंस की दुनिया में रिलेटिव को परसेंटेज फॉर्म में बोलते हैं, परसेंटेज फॉर्म में, समझ रहे बेटा मेरी बात। फाइनेंस की दुनिया में रिलेटिव मेजर, जब भी आप किसी चीज को परसेंटेज फॉर्म में लिख देते हो ना, तो आप उसको रिलेटिव मेजर बोलते हो, क्योंकि बेटा आप वहां पे उसको किसी रिलेशन से ही कंपेयर कर रहे हो, नहीं कर रहे। देख लो, जैसे नेट प्रॉफिट रेशियो, बेटा बहुत ही सिंपल, आप लोगों को पता है क्या होती है, नेट प्रॉफिट अपॉन सेल्स इनटू 100। अब बेटा आप क्या कर रहे हो यहाँ पे, यही तो बोल रहे हो, ये जो नेट प्रॉफिट है कितना प्रतिशत है सेल्स का, यहाँ पे उसको रिलेटिव तो करके बता रहे हो।
इस नेट प्रॉफिट का बेचारे का अपना कोई महत्व नहीं है कि ये बोल दे अरे मैंने तो देखो इतना कमा लिया, इतना कमा लिया। नहीं, क्या कर रहे हो आप, यही तो बोल रहे हो। अरे आज 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 जैसा आपने सुना होगा ना शॉपकीपर्स को बोलते हो, अरे आज हमने अपनी कमाई का 20% कमा लिया, आज हमने अपनी सेल्स का 10% कमा लिया, अरे आज तो हमने अपनी सेल्स का 30% कमा लिया। बेचारे नेट प्रॉफिट का अपना कोई महत्व नहीं है, उसको सेल्स के रिस्पेक्ट में बोलते हैं। मतलब सेल्स को एक स्टैंडर्ड माना हुआ है, एक वेट माना हुआ है, और उसके परसेंटेज में बोलते हैं अच्छा इतना नेट प्रॉफिट कमा लिया इसने। तो आप लोग भी ऐसे समझते हो अच्छा इसने सेल्स का 10% कमा लिया, सेल्स अगर 1 लाख है तो मतलब 10,000 का नेट प्रॉफिट कमाया है। बेचारे नेट प्रॉफिट का अपना कोई महत्व नहीं है, उसको बेचारे किसी सेल से कंपेयर करके बोलते हैं। ये होता है परसेंटेज, मतलब रिलेटिव मेजर। अब इन दोनों के अपने अपने महत्व है बेटा। क्यों एब्सोल्यूट आप बोलोगे सर बात तो सेम ही होगी ना, आप ऐसे भी तो बोल सकते हैं नेट प्रॉफिट 10,000 कमा लिया, हाँ बेटा सेम है, लेकिन एक्चुअली कंपैरिजन में फर्क है। एब्सोल्यूट मेजर आप यूज अब एब्सोल्यूट मेजर क्या होता है, मतलब आप सीधा सीधा ये बोल दो 10,000 नेट प्रॉफिट कमा लिया हमने, अरे क्या है ये नेट सेल्स बेल्स हट सेल्स, अबे मैंने 10,000 का नेट प्रॉफिट कमाया, सीधा ये बोलो। हाँ, अगर आप सीधा ऐसे बोल रहे हो तो बेटा इसको एब्सोल्यूट मेजर बोलते हैं, मतलब सीधा सीधा डॉलर फिगर में लिख दो, सीधी बात है, और भी सिंपल बोला मैंने। लेकिन अगर आप वही किसी स्टैंडर्ड से कंपेयर कर देते हो उसको, तो यहां पे हम इसको बोलेंगे रिलेटिव मेजर। अब मेरी बात सुनो, इन दोनों का अपना अपना यूज है। अगर किसी कंपनी को, अगर आप अपने से ही सेम इंडस्ट्री को कंपेयर कर रहे हो, मतलब सोचो एक फार्मा बिजनेस है, वो अपना ईपीएस एक पड़ोसी फार्मा बिजनेस से कंपेयर कर रही है, तो बेटा वो एब्सोल्यूट मेजर यूज कर सकती है, तो वो एब्सोल्यूट मेजर यूज करती है। लेकिन अगर एक फार्मा बिजनेस अपने आप को, या मैं चलो फार्मा बिजनेस ही ले लेता हूं, चलो फार्मा बिजनेस है बेटा, मैंने थोड़ा सा आपको एक फिगर मिसिंग करके बता दी, मुझे आपको इजी बताना ना। फार्मा बिजनेस है बेटा, ठीक है, एक फार्मा बिजनेस है, अगर उसका साइज सेम है और वो अपने सेम साइज वाले फार्मा कंपनी से कंपेयर कर रही है, तो बेटा वो एब्सोल्यूट मेजर यूज कर सकती है। लेकिन एक फार्मा कंपनी है जो अभी अभी बनाई है, स्मॉल बेचारी अभी अभी स्टार्टअप है, वो अपने आप को कंपेयर कर रही है जो अभी भी एक एस्टैब्लिश जाइंट फार्मा बिजनेस है, उससे अगर कंपेयर कर रहे हैं, आप बोल रहे हैं कहां सपने देख रहे हैं, नहीं करते हैं ना कंपनी। बेटा आज एक जो अभी अभी एक नया बेचारा मिठाई दुकान, ये मिठाई उसने सेटअप करी है, जो आपके आसपास है बेटा मिठाई की दुकान वाले हैं, उन्होंने करी हुई है, वो भी लोकल स्वीट शॉप्स हैं। तो अगर वो अपना को वो सेम इंडस्ट्री, और एक बीकानेर वाला भी एक सेम इंडस्ट्री है, दोनों ही स्वीट्स इंडस्ट्री में, समझ रहे हो बेटा। तो दोनों ही जब इस इंडस्ट्री के अंदर है, तो क्या ये अपने आप को कंपेयर नहीं करता होगा बीकानेर से, करता होगा, लेकिन दोनों के साइज में फर्क है, उसका साइज छोटा है, बीकानेर का साइज बहुत बड़ा है, इंटरनेशनल ऑपरेशन भी है खुदीराम वगैरह के। मैं यही बात बता रहा हूं, तो ऐसी फार्मा बिजनेस है, तो अगर चलो स्वीट वाला ही ले लेते हैं। सोचो बेटा जो आपकी गली की दुकान, गलियों में या जो आपके आसपास जो एक लोकल स्वीट शॉप है, अगर वो अपने आसपास वाला जो उसी के सेम साइज वाले लोकल स्वीट शॉप से कंपेयर करता है, अरे मतलब अगर एक स्वीट शॉप है, सोचो आपके वहां पे आसपास है ना, और आपके उसके पास पे एक और स्वीट शॉप है, दोनों ही का सेम साइज है, मतलब दोनों ही लोकल है ना, लोकल मतलब आपकी लोकेलिटी में लोकल है ना वो, तो दोनों का ही सेम साइज है, ऐसा तो है नहीं बेटा दोनों ही बहुत बड़े वो खोले हुए हैं ब्रांचेस वगैरह, या बहुत बड़े बड़े, दोनों ही एक ही में है, ठीक है, लेकिन बस अलग अलग है। अगर वो दोनों अपने आप को बेटा कंपेयर करते हैं, अपना अपना ईपीएस कंपेयर करते हैं, तो वो एब्सोल्यूट मेजर यूज कर सकते हैं, क्योंकि बेटा यहाँ पे इररेलेवेंट है, दोनों का साइज सेम है, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन अगर वही स्वीट शॉप, उन दोनों में से कोई भी स्वीट शॉप अपने आप को हल्दीराम या बीकानेर से कंपेयर करे, तो बेटा फिर वो एब्सोल्यूट मेजर यूज नहीं करेगा। इसका एक रीजन है बेटा, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, अगर आप एक प्रैक्टिकल एक्सपेक्ट करके देख ले आपको खुद, क्योंकि बेटा शर्म आ जाएगी अगर आपने एब्सोल्यूट मेजर यूज कर लिया, आ जाएगी बेटा। आपने कमाया, सोचो फॉर एग्जाम्पल 10,000 का नेट प्रॉफिट, हाइपोथेटिकल है, इतना तो कोई नहीं कमाता, फिर भी बेटा वही बीकानेर कमाएगा 1 लाख, हाइपोथेटिकल है। तो आप अगर अपने आपको 10,000 को 1 लाख से कंपेयर करोगे, तो बट ऑब्वियसली बेटा उस बीकर उस स्वीट शॉप को तो डिमोटिवेशन आई जाएगी बेटा, डिमोटिवेट हो ही जाएगा ना वो तो बंदा, अगर ऐसा वो देख लेगा भाई 10,000 कहां वो 1 लाख, कभी कंपेयर नहीं करेगा, कभी कंपेरिजन हो ही नहीं सकता, तो क्या कभी वो लेवल हो ही नहीं सकता, हाँ नहीं हो सकता। कैसे, क्योंकि तू एब्सोल्यूट मेजर यूज कर रहा है, गलत कर रहा है, तुझे क्या करना था, रिलेटिव मेजर यूज करना था। रिलेटिव मेजर से एक्चुअली आपको ज्यादा अच्छा पता चलता, और आपको जान के रानी होगी, इन्वेस्टर्स ऐसे जो डिफरेंट साइजेस आते हैं, सेम इंडस्ट्री होते हैं लेकिन डिफरेंट साइजेस होते हैं, वहां पे रिलेटिव मेजर यूज करा जाता है। अब मैं बताता हूं कैसे। सोचो नेट प्रॉफिट का एग्जांपल लेते हैं, सोचो ये जो लोकल वाला है, इसका हम लेते हैं नेट प्रॉफिट 10,000, और बीकानेर मान लेते हैं, बीकानेर वाला है, इसका हाइपोथेटिकल है बेटा, ये सब हाइपोथेटिकल है, इसका इसका मान लेते हैं 1 लाख। अच्छा अगर बेटा अब देखें एब्सोल्यूट मेजर, अब देखो एब्सोल्यूट मेजर में कहानी बताऊं मैं, एब्सोल्यूट मेजर में अगर आप एब्सोल्यूट मेजर में कहानी देखें, मतलब सीधे सीधे है, मतलब कोई स्टैंडर्ड नहीं है, बस सीधे ऐसे देखो, इसको सीधा सीधा उससे कंपेयर करते हैं, डॉलर वैल्यू देखें,
तो आप एज एन इन्वेस्टर किस कंपनी में पैसा लगाओगे, और लगाने से पहले बताओ कौन सी अच्छी है। तो बट ऑब्वियस आप यही बोलोगे बीकानेर बहुत बढ़िया है, अभी 1 लाख का प्रॉफिट कमा रहा है, बहुत सही है, सही है, इस पे लगा, और जितना ज्यादा प्रॉफिट उतना ज्यादा हमको शेयर मिलेगा, इस पे लगा देते पैसा, आप इस पे लगाओगे। लेकिन अब कहानी थोड़ी डिफरेंट कर देते हैं। सोचो इसकी सेल्स थी 50,000, ठीक है बेटा, इसकी सेल्स बेटा 50,000 है, और इसकी सेल्स थी इसकी सेल्स मान लेते बेटा 10 लाख, मान लेते बेटा, हाइपोथेटिकल एग्जांपल है सर। अब मैं बताऊं आपको, अब आप बताओ क्या इसका, आप क्या बोलोगे। आप बोलोगे सर अभी भी ऐसे ही लग रहा है सर, अभी भी क्या, अभी भी वो सर देखो उसने तो 50,000 सेल्स करी है सर, और उसमें से 10,000 का प्रॉफिट कमाया, और देखो सर इसमें उसने 10 लाख की सेल्स करी है सर, और देखो 1 लाख का प्रॉफिट कमा लिया, इतनी ज्यादा सेल्स करी है। तो अभी भी अगर आप एब्सोल्यूट के चक्कर में आ गए तो बेटा आप गलती कर जाएंगे, यहाँ पे गलती कर जाएंगे। तभी कह रहे हैं एब्सोल्यूट मेजर फेल हो जाता है अगर इंडस्ट्री सेम होती है, डिफरेंट साइजेस होते हैं, गलत हो जाएगा आपका आंसर। मैं आपको प्रूफ करके दिखाता हूं, देखो आप रिलेटिव मेजर से आंसर निकालते हैं, रिलेटिव मेजर में सोचा नेट प्रॉफिट रेशियो निकाल लेते दोनों की, प्रूव हो जाएगा नेट प्रॉफिट रेशियो क्या है। बेटा अगर हम इसकी नेट प्रॉफिट रेशियो निकाले तो इसका आंसर आएगा 20%, और अगर हम इसकी नेट प्रॉफिट रेशियो निकाले तो इसका आंसर आएगा 10%। मतलब हम अगर यहां पे बात करें, जो कौन है लोकल स्वीट शॉप है, वो अपनी सेल्स का कितना प्रतिशत प्रॉफिट में कन्वर्ट कर पाता है, मतलब जो आप खा सकते हो 20%। लेकिन अगर आप बीकानेर को देखो, वो सिर्फ अपनी सेल का 10% ही कन्वर्ट कर पाता है, 90% नहीं कर पाता। मतलब वो सिर्फ जब भी सेल करता है तो वो 10% कन्वर्ट कर पाता है, लेकिन ये अपनी सेल का बेटा 20 कन्वर्ट कर पाता है। तो अगर इस लोकल शॉप का एक दिन लेवल बीकानेर जैसा आ गया, और इसने अगर ये रेशियो मेंटेन करी, तो बेटा वो यही जो बीकानेर 10 लाख पे 1 लाख कमा रहा है, ये लोकल शॉप 2 लाख कमाएगा 10 लाख में। तब आप इस पे पैसा नहीं लगाते क्या, लगाते, और अभी भी लगा सकते हो, क्योंकि बेटा ये एक्चुअली ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट तो ये कमा रहा है ना। अबे घर टेक अवे, अबे सेल्स तो सारी कर रहे हैं, लेकिन जो घर जो हम खा सकते हैं, घर क्या लेके जा रहे हैं, घर तो प्रॉफिट ही लेके जाते हैं। तो ज्यादा कौन लेके जा रहा है, ये लेके जा रहा है। तो आपका ईपीएस दोनों के केस में सब कौन ज्यादा आएगा बेटा, इसका आएगा ज्यादा, इसका आएगा, क्योंकि इसका प्रॉफिट ज्यादा है। तो यही मैं बता रहा हूं, यहां पे अगर आप एब्सोल्यूट कर दे तो फेल हो जाते ना, लेकिन ये है रिलेटिव मेजर। तो बेटा लेकिन ये नहीं, आप एब्सोल्यूट मेजर कभी यूज नहीं करोगे, एब्सोल्यूट मेजर यूज करोगे, लेकिन वो कभी यूज होगा जब सेम इंडस्ट्री होगी, दोनों बीकानेर और लोकल सेम ही इंडस्ट्री है, लेकिन साइजेस डिफरेंट है। तो यहां पे एब्सोल्यूट मेजर फेल हो जाएगा, यहां पे रिलेटिव मेजर करना पड़ेगा। लेकिन सोचो यहाँ पे ये बीकानेर नहीं थी, यहाँ पे एक और लोकल शॉप थी, लोकल 2, तो आप यहाँ पे बेटा रिलेटिव मेजर यूज करो या एब्सोल्यूट मेजर करो, ये आपका कॉल है, ठीक है। तो ये मुझे आप लोगों को समझाना है। ऐसे ही आप ईपीएस भी यूज करते हो, एक फार्मा कंपनी ईपीएस है, या कोई भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, या कोई भी सर्विस इंडस्ट्री, यूटिलिटी इंडस्ट्री, कोई भी अपना ईपीएस कन्वर्ट कर रही है, तो डिपेंड करती है वो कैसे देख रही है, कैसे कंपेयर कर रही है। अगर सेम इंडस्ट्री है लेकिन डिफरेंट साइजेस है तो वो रिलेटिव मेजर यूज करेगी, सेम इंडस्ट्री है सेम साइज भी है तो वो एब्सोल्यूट मेजर यूज कर लेगी, या रिलेटिव वहां भी यूज कर सकती है। ये मैं आपको बता रहा था। तो फैसिलिटेड कंपनी कंपैरिजन used in valuation ratios. EPS is a crucial term to for the price to earning ratio. Price to earning ratio मैंने आपको बताया था ना, MPS अपॉन EPS। मतलब अगर आप एक कंपनी का शेयर होल्ड करके चलते हो, तो कंपनी आपको उस पर इतना कमा के देती है। फिर आपने देखा यार कंपनी तो मुझे इतना कमा के दे रही है, लेकिन यही मुझे मार्केट कितना कमा के दे रही है, तो वही आपको पता चल जाता है। मतलब इतना, फिर आपको पता अच्छा मार्केट इतना कमा के दे रही है। मतलब कंपनी अगर 10 डॉलर कमा के दे रही है, और मार्केट 100 डॉलर कमा के दे रही है, तो बेटा मार्केट आपको 10 गुना ज्यादा कमा के दे रही है आपकी कंपनी अर्निंग से। अब आपको कैसे पता चलेगा मार्केट कितना कमा के दे रही है, अरे मार्केट वैल्यू वही तो आपकी अर्निंग है। मतलब आज अगर आप ये शेयर बेच दो तो आपको इतना अर्निंग मिल जाएगा, ठीक है। वन ऑफ द मोस्ट वाइडली यूज्ड वैल्यूएशन मेट्रिक, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है प्राइस टू अर्निंग रेशियो में। द प्राइस अर्निंग रेशियो इज कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग अ नंबर ऑफ स्टॉक, मतलब एमपीएस अपॉन ईपीएस करके। इट टेल्स द इन्वेस्टर हाउ मच द मार्केट इज विलिंग टू पे फॉर ईच डॉलर ऑफ अ कंपनीज अर्निंग। ये हम सबने पढ़ लिया था। A low PE, especially when combined with a strong growing EPS, can suggest that a stock is potentially undervalued. ये हम वैसे चीजें इन डिटेल डिस्कस कर चुके हैं बेटा, ठीक है। आपको उसके लिए मेरे लिए प्राइस अर्निंग रेशियो की वाली क्लास देखनी पड़ेगी, वहां पर इन डिटेल मैंने अंडर वैल्यूड ओवर वैल्यूड वाला केस बता रखा है, ओके। हेल्प्स असेस डिविडेंड पोटेंशियल, बेटा डिविडेंड पोटेंशियल पता चल जाएगा कैसे, मैंने आपको अभी बताया था। ईपीएस अगर किसी कंपनी का $40 है, तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि बेटा आपके खाते के अंदर $40 आएंगे। $40 में से कंपनी आपको जब बांटेगी, उसे बोलते हैं डिविडेंड। सोचो $40 कमा लिया, $40 में से फोकट दिया, कुछ भी नहीं दिया, तो बेटा कुछ भी डिविडेंड नहीं है, जीरो डिविडेंड। $40 में से $10 डिविडेंड दे दिया, $10 दिया, जो वो $10 दिया उसको बोलेंगे डिविडेंड, और बाकी $30 रिटेन करने के लिख लिया। बेटा ये $40 आपकी अर्निंग्स है, आपने कमाई है, लेकिन जरूर नहीं है आपको मिल जाएगी।
ये आपकी अर्निंग आपके पोर्टल पे शो होती रहेगी, हाँ ये देखो आपने इतना कमा लिया, देखो देखो देखो। अब हो सकता है बेटा इसको कंपनी होल्ड करके चले, अरे मालिक लोग हैं, जरूरी थोड़ी ना खा लेंगे, उसको होल्ड करके भी चल सकते हैं ना, यही है। तो कंपनी विद हाई एंड स्टेबल ईपीएस हैज अ मोर अर्निंग्स अवेलेबल टू डिस्ट्रीब्यूट टू शेयर होल्डर एट डिविडेंड। प्रोबेबिलिटी ये होती है कि जिस कंपनी का ईपीएस ज्यादा होता है उसमें डिविडेंड बांटने के चांसेस हैं, क्योंकि बेटा उस कंपनी की बहुत ज्यादा अर्निंग है, बहुत ज्यादा प्रॉफिट कमा रही है, तो क्या करेगी, थोड़ा सा रोक लेगी, थोड़ा सा बांट देगी, शेयर होल्डर भी खुश होंगे, कंपनी भी सस्टेनेबिलिटी के ऊपर जाएगी, ठीक है। While not all company with a high EPS pay dividend, मैंने आपको बताया था जरूरी नहीं है, लेकिन बेटा कोई हर कंपनी का जिसका हाई डिविडेंड है, हाई ईपीएस है सॉरी, तो वो बहुत ज्यादा डिविडेंड बांटेगी भी, ऐसा नहीं है। बहुत सारी कंपनीज हैं बेटा जो क्या कहते हैं जीरो डिविडेंड पॉलिसी पे चलती है, कुछ का कांस्टेंट डिविडेंड पॉलिसी है, मतलब चाहे कितना भी ईपीएस बढ़ता तो बढ़ता रह रहा है, लेकिन वही 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 जो पुराना डिविडेंड दे रहा है अभी तक वही चले जा रहा है, कांस्टेंट डिविडेंड पॉलिसी पे चल रहे हैं। इस वो सोचते हैं कुछ कुछ ना देने से अच्छा कुछ तो अच्छा है ले लो, बाकी तो बेटा कुछ कह रहे जीरो पे चलेंगे। उनका कहना यह है कि डिविडेंड क्यों बांट रहे हो, थोड़ा दिमाग लगाओ। वो चाहते हैं उनके जो इन्वेस्टर है, शेयर होल्डर थोड़े मैच्योर हो। वो कहते हैं कि भाई साहब हम डिविडेंड रोक के रख रहे हैं तो अच्छा ही है ना, हम पैसा रोक के रख रहे हैं, हम इस पैसों को आगे जाके कहीं यूज कर लेंगे, हमें बाहर हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है, डेट मांगने की जरूरत नहीं है, ब्याज देने की जरूरत नहीं है, तुम लोगों की वेल्थ मैक्सिमाइज होगी, अच्छी बात है, तो इसलिए ठीक है। तो ये मैंने आपको बताया, स्ट्रॉन्ग ईपीएस इज अ प्रीरिक्विजिट फॉर अ सस्टेनेबल डिविडेंड प्रोग्राम मेकिंग द स्टॉक मोर अपीलिंग टू द इनकम फोकस इन्वेस्टर। इनकम फोकस वो होते हैं जो कहते हैं भाई साहब हमको एक फिक्स्ड इनकम दे दो भैया प्लीज, मतलब हमें हमें ग्रोथ से मतलब नहीं है, वो ग्रोथ इन्वेस्टर होते हैं कि इनकम इन्वेस्टर होते हैं। ग्रोथ वाले बोलते हैं हमें फर्क नहीं पड़ता, तुम्हें देना है मत दो बेटा, ये बहुत अमीर वाले होते हैं, इनकम ये जो ग्रोथ वाले होते हैं वो ऐसे इन्वेस्टर्स होते हैं बेटा जिनकी पैसिव इनकम भी साथ में आ रही होती है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कंपनी को डिविडेंड ना दे, उन्होंने अपना पैसा डालकर कंपनी में छोड़ दिया होता है, उन्हें पता है हमें डिविडेंड नहीं चाहिए बेटा, उनके पास बहुत पैसा है, उनके पास बहुत पैसे इनकम आ रही होती है, उनको डिविडेंड से कोई मतलब नहीं है। उनको चाहते हैं कि कंपनी पैसा रोक के रखे, अच्छा ग्रोथ हो, उनकी वेल्थ मैक्सिमाइज हो, बेटा ये वेल्थ मैक्सिमाइज वाले लोग होते हैं, क्योंकि जितनी ज्यादा वेल्थ मैक्सिमाइज होगी बेटा ये उतने अमीर होंगे। इनकम इन्वेस्टर वाले बेटा ये थोड़े रिस्की वाले, ये लेस रिस्क टेकर होते हैं, इनके पास कोई इतनी पैसिव इनकम नहीं होती, अपने नॉर्मल जैसे लोग होते हैं बेटा, जैसे वो बोलते हैं भाई हमको जैसे बच्चों की फीस देनी है, हमको घर का खर्चा चलाना है, वैसे तो बेटा वैसे अगर ये वाली चीज है तो उसमें ये गलत आ गया इक्विटी में, अगर ऐसे थिंकिंग से आ रहे हैं तो इक्विटी में गलत आ गए, क्योंकि इक्विटी में तो कोई इनकम कंफर्म नहीं है। हाँ मिलेगी तो अच्छी खासी मिलेगी, लेकिन नहीं मिलने के बहुत चांसेस हैं, क्योंकि आजकल बेटा सारी ही कंपनी सस्टेनेबिलिटी के ऊपर जा रही है। यूएस कोर्स है वहां पे तो बेटा सस्टेनेबिलिटी बहुत ही ज्यादा सीरियसली लेते हैं। अब इंडिया में भी आ चुका है बेटा सस्टेनेबिलिटी, ईएसजी करके आपने सुना होगा, इंडिया में भी आ चुका है, हर जगह भी ईएसजी गवर्नेंस चल रही है, तो अब बहुत ही ज्यादा डिमांड में भी है, ईएसजी सर्टिफिकेट आप कर भी सकते हैं। यूएस में तो इसको बहुत सीरियसली लेते हैं सस्टेनेबिलिटी को, ठीक है, तो वहां पे तो सारी कंपनी बेटा बहुत ही कम है जो डिविडेंड्स देते हैं, ठीक है, अब सब सस्टेनेबिलिटी के ऊपर जा रहे हैं, बड़े बड़े कॉर्पोरेट जो है सस्टेनेबिलिटी के ऊपर जा रहे हैं। चलिए, तो इनकम फोकस इन्वेस्टर ये कहते हैं कि भैया हमको थोड़ा सा तो डिविडेंड दे ही दो, ठीक है, तो मिल जाता है, वो उसके हिसाब से देखते हैं। ये बेटा जाते ही वही है जहां पे उनको चांसेस लगता है, जहां पे कंपनी को डिविडेंड देती है। ये क्या देते हैं, ऐसी कंपनी को चूज करते हैं जिनका पास जो रिकॉर्ड है वो डिविडेंड पेइंग रिकॉर्ड है। उनका अगर रिकॉर्ड ऐसा है जो जिसने डिविडेंड पे करा है, ये उसी कंपनी में पैसा लगाता है बेटा, ठीक है। ये ऐसी कंपनी में लगाता है जिसकी डिविडेंड ग्रोथ पॉलिसी है, बहुत ही वंस इन अ ब्लू मून पैसा देती है डिविडेंड, तो वो उस कंपनी से रिपेल होते हैं इनकम इन्वेस्टर, वो लगाते नहीं है, ठीक है। रिफ्लेक्ट्स मैनेजमेंट इफेक्टिवनेस, चेंजेस इन ईपीएस कैन रिफ्लेक्ट द इफेक्टिवनेस ऑफ द मैनेजमेंट डिसीजन। ऑब्वियसली बेटा जितना, जैसे अगर आपकी पुअर मैनेजमेंट है तो आपकी मैनेजमेंट, देखिए यही है सीएमए का काम, उसको मैनेजमेंट के अंदर जाना है। अगर आपकी मैनेजमेंट जितनी ज्यादा स्ट्रांग है बेटा उतनी ही ज्यादा स्ट्रांग ईपीएस होगी। ये एक नॉन मॉनिटरी फैक्टर है, ये एक जस्ट नॉन इकोनॉमिकल फैक्टर आप बोल सकते हैं, ये अकाउंटिंग में कंसिडर नहीं होता, लेकिन मैनेजमेंट डिसीजन से, मैनेजमेंट की हरकतों से, मैनेजमेंट के बिहेवियर से, टोन ऑफ द मैनेजमेंट, टोन एट द टॉप, ये मैं आपको बताऊंगा क्या होता है, इससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है आपकी ईपीएस पे। अगर आपके मैनेजमेंट इन्फॉर्म डिसीजंस, अच्छी स्ट्रेटेजी, प्लान स्ट्रेटेजी नहीं बना पा रही है ना, प्रोएक्टिव है ना, तो वो आपको उससे आपकी बहुत सारी चीजें डिपेंड करेगी। अगर वो अच्छे डिसीजन नहीं ले पा रही है, स्ट्रेटेजीज अच्छे बना नहीं पा रही है, जैसा मार्केट टेस्टल एनालिसिस को कंपेयर नहीं कर पा रही, क्या होता है ये, मतलब एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से क्या आपके इफेक्ट्स हो सकते हैं, आप टेक्नोलॉजी के हिसाब से चेंज नहीं हो रहे हैं, तो अगर आप इसको सीरियस नहीं ले रही तो आपकी क्या होंगे बेटा, प्रॉफिट्स, धंधा इफेक्ट हो जाएगा, ऑपरेशन इफेक्ट हो जाएगा, अगर ऑपरेशन इफेक्ट हो जाएंगे तो आपका प्रॉफिट इफेक्ट हो जाएगा, प्रॉफिट इफेक्ट हो जाएगा तो आपकी ईपीएस इफेक्ट हो जाएगी, इसलिए कह रहा हूं, ठीक है। इफ द मैनेजमेंट कैन इंक्रीज रेवेन्यू, रिड्यूस कॉस्ट, इसका एक और सीधा सीधा संबंध बेटा लेबर टर्नओवर रेशियो से। अगर पुअर मैनेजमेंट है तो लेबर टर्नओवर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। देखो बेटा लेबर टर्नओवर इंक्रीज होना अच्छा सेंस नहीं है, मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि जितनी ज्यादा लेबर टर्नओवर है तो इन्वेस्टर ये सोचता है यार इसके एम्प्लॉयज भाग क्यों रहे हैं, इतनी लेबर भाग क्यों रही है, ये क्यों बार बार हायर कर रहे हैं कि टिक नहीं रहे एम्प्लॉयज। बेटा जरूर होगा इसकी मैनेजमेंट बेकार होगी, टॉक्सिक वर्क एनवायरनमेंट हो सकता है ये वर्कर को सीरियस नहीं ना लेते, उनके नीड्स को सीरियसली ना लेते हो,
है ना? तो ये चीजें हो सकती है, तो ऐसे मैनेजमेंट अच्छी नहीं है, तो ऐसे बहुत जल्द फिर बेटा हो सकता है वर्कर खराब परेशान हो जाए, वो यूनियन कर लें, स्ट्राइक कर दे, स्ट्राइक करेंगे तो ऑपरेशन इफेक्ट होगा, ऑपरेशन इफेक्ट होगा, बेटा प्रोडक्शन का बहुत ज्यादा टाइम होता है, एक प्रोडक्शन शेड्यूल होता है। आप लोग जब सीए में बनोगे तो आपको समझ में आएगा प्रोडक्शन स्कूल कितना ज्यादा मैटर करता है। मास्टर शेड्यूल्स बनते हैं, प्लानिंग बनती है, इस पर्टिकुलर दिन में इतना प्रोडक्शन चलाना है, इस पर्टिकुलर दिन में इतना प्रोडक्शन चलाना है, ऐसा सिस्टम चलता है। अगर ये इफेक्ट हो जाता है तो कंपनी को बहुत ज्यादा लॉस हो जाता है, क्योंकि उसने आगे कॉन्ट्रैक्ट ले रखे हैं, उसको उतने पर्टिकुलर दिन में इतना देना है, इतने पर्टिकुलर बॉक्सेस बनाने हैं, उसका स्किड्स करना है, उसको वेयर हाउस में देना है, फिर आगे जाके उसको बेचना है। ये सब चीजें अगर ये सब पॉज हो जाएंगे, स्ट्राइक पे चले जाएगा, तो ये बहुत इफेक्ट हो जाता है, इसलिए वो स्ट्राइक करता है। ठीक है, तो अगर ऐसे मैनेजमेंट रहेगी बेटा, ढीली मैनेजमेंट रहेगी, तो ईपीएस बहुत इफेक्ट हो जाएगी। आपको मैंने बताया कैसे, क्योंकि इफेक्ट खराब हो जाएगा। बाकी अगर आप कॉस्टिंग मेथोडोलॉजीज यूज करोगे, इफेक्टिव मैनेजमेंट यूज करोगे, ज्यादा बढ़िया एक्सपीरियंस सीएमएस हायर करोगे, वो आपकी क्या करेंगे, रिड्यूस कॉस्ट करेंगे, रेवेन्यू इंक्रीज करने की कोशिश करेंगे, स्ट्रेटेजिक डिसीजन करेंगे। इससे क्या होगा, बूस्ट प्रॉफिटेबिलिटी होगी। तो जितनी ज्यादा बूस्ट प्रॉफिटेबिलिटी होगी, आपकी ईपीएस भी राइज हो जाएगी। However, investors should be aware that the EPS can sometimes be artificially inflated through the methods like share buybacks, so it's important to analyze it alongside other methods. ये शेयर बायबैक अब कैसे आपका ईपीएस इंक्रीज हो सकता है, ये मैं आपको बताऊंगा। कुछ नहीं बेटा, जब आप शेयर बायबैक कर लेते हो तो आपके मार्केट में जितने शेयर घूम रहे हैं वो कम हो जाएंगे ना, तो डिनोमिनेटर अमाउंट डिक्रीज हो जाएगा, तो डिनोमिनेटर अकाउंट डिक्रीज हो जाएगा, वैंस हो, इसको हम डिनोमिनेटर अमाउंट बोलते हैं, तो आपका डिक्रीज हो जाएगा। इसकी वजह से क्या होगा, आपको पता है मैथमेटिक्स में जब डिनोमिनेटर कम हो जाता है तो कोएफिशिएंट डिक्रीज हो जाता है, ईपीएस बढ़ जाएगी, आर्टिफिशियल इन्फ्लेट हो गई। ये तो अभी मैंने ऐसे ही बताया बेटा, जब न्यूमेरिकल करेंगे तो इन डिटेल देखेंगे कैसे ऐसे ही होता है, काम करता है। ठीक है, तो देखेंगे। तो यहाँ पे आज हमने इन डिटेल बेटा अपना लेक्चर डिस्कस करा। अगली क्लास में बेटा इन डिटेल हमको लिमिटेशंस डिस्कस करनी है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट और टेक्निकल है। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में।